अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूएस इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन 2024। मैं हूं आदिल अब्बासी और मैं हूं अरीबा फातिमा। अरीबा फातिमा मेरे साथ मौजूद हैं, एंकर्स मेरे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट मौजूद हैं। मैं सबका आपसे पहले फ़र्दन जो है वो तारुफ करवाता हूं और उसके बाद जो है वो हम आपको बताएंगे कि जो यूएस इलेक्शन हो रहा है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट होगा, दुनिया पे ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि अमेरिका का इलेक्शन सिर्फ अमेरिका का इलेक्शन नहीं होता, अमेरिका का प्रेसिडेंट सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं होता, उसका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स के ऊपर होता है। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस ट्रांसमिशन में हम आपको बताएंगे। जहां वोटिंग प्रोसेस पे बात होगी, जहां प्रेसिडेंट के इलेक्ट होने पे बात होगी, जहां सिस्टम्स पे बात होगी, वहां पर हम आपको ये भी बताएंगे कि इस रीजन में जो है वो अगले 24 या 48 घंटे के अंदर क्या इम्पैक्ट होगा। मेरे साथ मौजूद हैं अरीबा फातिमा, अरबाब जहांगीर, मुइज़ुर रहमान और जवाद कमाल। और इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद है मेरे साथ एहतशामुल हक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। तो हम हमारी एंकर्स की टीम, तज्ज़ियाकारों की टीम, एनालिस्ट लेगी, रिपोर्टर्स लेगी और जो मुख्तलिफ फील्ड्स के लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और उनका ओपिनियन लेंगे कि कैसे ये इलेक्शन जो है वो किस तरह का इम्पैक्ट डालने जा रहा है, क्या सिचुएशन होने जा रही है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। हमें जो ये हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि जो अमेरिकन इलेक्शन है इसकी तैयारी 1 साल पहले से शुरू हो जाती है। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए जो है वो 1 साल पहले से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद कॉकस के अंदर डिस्कशंस होती हैं, फिर उसके बाद जो स्टेट्स पे आपके इनके इलेक्टेबल्स होते हैं, जिनको सीट्स टिकट्स दी जाती हैं, इलेक्टर्स जो कहलाते हैं, उनकी सिलेक्शन होती है। और ये एक प्रोसेस है पूरा, इसके अंदर बाकायदा जो बिजनेस कम्युनिटी है वो पार्टिसिपेट करती है, कॉर्पोरेट सेक्टर पार्टिसिपेट करता है, फंडिंग होती है, फंड्स कलेक्शन की जाती है, कैंडिडेट्स बड़ी एक भरपूर कैंपेन करते हैं और उसके बाद कहीं जाके ये इलेक्शन शेप पकड़ता है, जिसके लिए आज पूरी दुनिया के अंदर डिबेट हो रही है। और बोल्ड टीवी भी जो है वो ये स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहा है। हम आपको बताएंगे ये सारा प्रोसेस किस तरीके से होता है। अरीबा जो हैं वो आप कुछ बताएंगी कि फर्दर जो है उस प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ें फैक्टर्स मैटर करते हैं। थैंक यू सो मच। आई थिंक वी वर ऑफ टू अ वेरी गुड स्टार्ट। तो नाज़रीन, ये 60th यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है जो 45th यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगा। और इस इलेक्शन की कुछ बहुत ग्लेयरिंग फैक्ट्स हैं जो जिसमें हम काफ़ी अरसे से नज़र रखे हुए हैं, जिनमें मौजूद है सबसे पहले ये बात कि ये इलेक्शन एंटी अबॉर्शन वर्सेस एंटी इमिग्रेशन कैंपेन्स के बीच में भी है। ये इलेक्शन एंटी बाइडन रेज वर्सेस रो वी वेड के हवाले से भी है। और सबसे बड़ी बात, ये इलेक्शन वो है जिसमें पहली दफ़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक साउथ इंडियन और ब्लैक वुमन प्रेसिडेंट जो है नॉमिनी बनी है। यहाँ साथ साथ आपको बताते जाएं नाज़रीन कि इलेक्शन प्रोसेस, जैसे कि आदिल ने आपको बताया, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसके कई मराहिल होते हैं और ज़्यादातर मराहिल से अब ये प्रोसेस गुजर चुका है और अपने फाइनल पॉपुलर वोट के स्टेज में मौजूद है। सबसे पहले तो आपको बताएं नाज़रीन कि प्राइमरीज़ हुई थी। प्राइमरीज़ में ये इंतखाब किया गया था कि दोनों पार्टीज़ की तरफ से प्रेसिडेंशियल नॉमिनी होगा कौन, जिन्होंने कन्वेंशन में, डेमोक्रेटिक कन्वेंशन और रिपब्लिकन कन्वेंशन में इन नॉमिनेशंस को एक्सेप्ट किया। जिसके बाद अब हम फाइनली बैटल ग्राउंड स्टेज पर हैं, जब दोनों कैंडिडेट्स तमाम स्टेट्स के अंदर अपना लोहा मनवाएंगे और हमें पता चलेगा कि एक्चुअली सबको किसने माना। यहाँ आपको नाज़रीन ये भी बताते हैं कि बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस है ये इसी तरह शुरू होगा। और यहाँ हमें पता है पहले से ही कि असल इलेक्शन होता है स्विंग स्टेट्स के अंदर। ये वो स्टेट्स होते हैं जहाँ पे हमें नहीं पता, कोई टॉस अप की उम्मीद है कि रिपब्लिकन वोट होगा या फिर डेमोक्रेटिक वोट होगा। लेकिन बिफोर वी गो ऑन फर्दर, आदिल, हाउ अबाउट वी शेयर सम प्रेडिक्शंस। आपको क्या लगता है कि आप किस किस्म का इलेक्शन देखने वाले हैं? प्रेडिक्शन इलेक्शन पे करनी है, कैंडिडेट पे करनी है? इलेक्शन पे, क्योंकि इलेक्शन तो जी डेफिनेट पिक किया जा रहा है। और अगर हम अभी रीसेंट हिस्ट्री में देखें तो जो 2020 में इलेक्शन हुआ उसके अंदर भी जिस वक्त रिजल्ट्स आए तो जो ट्रंप के सपोर्टर्स थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और ट्रंप जो हैं वो पेपर है जिसकी तैयारी नहीं की हुई थी अमेरिकन ने भी। अगर ओवरऑल आपके ज़रा अपने नाजरीन को के सामने पिक्चर रखें तो फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इनफैक्ट नॉट फर्स्ट टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अमेरिकन हैव सीन सम काइंड ऑफ पॉपुलिज्म
और जो पॉपुलिज्म है वो ट्रंप की सूरत में क्लियर कट दिखाई दिया कि जो पॉलिसीज़ जो स्टांस ट्रंप ने रखा वो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स रीसेंट हिस्ट्री में वो स्टांस नहीं रख पा रहे थे। वो बहुत सारी चीज़ों में बहुत बोल्ड थे, इमिग्रेशन से लेके इकोनॉमी से लेके बहुत सारी चीज़ों में वो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस पे बिलीव कर रहे थे। और उनकी जो कैंपेन थी वो 2016 की भी कंट्रोवर्शियल हुई थी, उसके ऊपर भी एलिगेशंस थी। फिर 2020 में उन्होंने खुद रिजल्ट्स को नहीं माना और मतलब लाइक इस हद तक है कि वायलेंस हमने देखा, कैपिटल हिल पे अटैक और बहुत नंबर ऑफ थिंग्स। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि सारे पीरियड में उन्होंने बाइडन जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको भी जो है वो उस तरीके से खुल के हुकूमत नहीं करने दी, क्योंकि उनके पास एक ऐसी पावर है जिसको आप सोशल मीडिया पावर कह सकते हैं, और वो सोशल मीडिया पावर का फुल थ्रॉटल के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं अगेंस्ट डेमोक्रेट्स। तो मुझे लगता है कि अब तक जो सर्वेज आ रहे हैं, जो वहाँ से डिस्कशंस हो रही हैं, पता यही चलता है कि अगर रिजल्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के हक में ना हुआ तो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो वायलेंस हो सकता है वहाँ पर अमेरिका के अंदर, और ये ड्यू है। क्योंकि अगर आप गौर करें ज़रा, ये देखें इन 2 दिनों में आपको वाशिंगटन डीसी से ऐसे मनाजिर दिखाई दिए हैं, आपको ऐसा लग रहा है जिस तरह आप इस्लामाबाद के अंदर हमारे कंटेनर्स रखे होते हैं जब कोई प्रोटेस्ट हो रहा होता है, तो इसी तरह आपको वहाँ पर भी फेंसिंग नज़र आ रही है। एंड लिटरली पीपल आर स्केर्ड इन वाशिंगटन डीसी। वो बात जो लोग नियर बाय प्रेमिसेस में हैं वो बड़े डरे हुए हैं कि पता नहीं इस रिजल्ट के बाद क्या होगा। सो इलेक्शन बड़ा टफ भी है, नेक टू नेक कंपटीशन भी है, बट एट द सेम टाइम ये इलेक्शन जो है वो एक फियर फैक्टर को भी जो है वो जन्म दे रहा है अमेरिका जैसे मुल्क में। और इस पर हम वैसे अभी हमारी लंबी ट्रांसमिशन है, बहुत हमें बात करनी है कि दुनिया की एक बड़ी डेमोक्रेसी है अमेरिका, लेकिन बड़ी डेमोक्रेसी क्राइसिस में, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया की जो दीगर डेमोक्रेसीज हैं उनको किस किस्म का क्राइसिस होगा। जहां इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हैं, जहां पर एक डेमोक्रेसी की बड़ी हिस्ट्री है, जो पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी पे डिक्टेशन दे रहे होते हैं, लेकिन उनका अपना जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज होती जा रही है। सो आई बिलीव होपफुली नेक टू नेक कॉम्पिटिशन के बाद जो भी रिजल्ट हो अमेरिका में भी वैसा ना हो जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जैसा हम अपने सड़कों पर भी देखते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट 400 लॉयर्स की डोनाल्ड ट्रंप की टीम है टू टेक केयर ऑफ द पोस्ट इलेक्शन सिचुएशन, के वो अभी से तैयार हैं कि अगर वो इलेक्शन जीतें या हारें उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा उनको पहले से पता है। तो नाज़रीन फिर बात करते हैं हमारे बाकी एंकर से भी। जी जवाद, क्यों ना आप हमें थोड़ा आगाह करें कि आपके नज़रिए में व्हाट आर द मेन इश्यूज दिस इलेक्शन इज़ बेस्ड ऑन। सबसे ज़्यादा जो हम अब तक जो कवर भी कर रहे हैं और इलेक्शंस में देख भी रहे हैं वो कुछ जो सबसे ज़्यादा जो ट्रंप ने स्टेटमेंट दी और कमला हैरिस ने भी कहा कि इस वक्त दुनिया में जितनी भी जंगें जारी हैं उनका ख़ात्मा होना चाहिए। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, फिर इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है वहाँ पर कमला ने उस हवाले से कल जाकर अपनी आखिरी दिन स्टेटमेंट दिया कि मैं इन तमाम तर जो इस वक्त दुनिया में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनका ख़ात्मा करूँगी। और ट्रंप तो इसको अपना जिसे कहते हैं कि ट्रंप कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। उन्होंने हालांकि खुलकर इजहार नहीं किया कि वो इस तमाम तरह सूरत हाल की एंटी है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कह दिया कि अगर वो होते तो ऐसी सिचुएशन ही ना होती। फिर इसके अलावा उन्होंने ट्रंप ने अपनी कैंपेन के अंदर जो यूथ वोटर अमेरिका में जो नया यूथ वोटर ऐड हुआ है 40 लाख के करीब, उनको बड़ा उन्होंने फोकस किया और उन्होंने ख़ास तौर पर ये कहा कि अमेरिका में जो यूथ है वो अब तब्दीली चाहती है, वो नहीं चाहती कि इस तरह तबाही हो, और अगर किसी भी तरीके से कमला हैरिस आ जाती हैं तो ये अमेरिका के लिए नुकसानदेह होगा और अमेरिका तबाही से नहीं बच सकेगा। एक और बात जो हम देख रहे हैं वो मुसलसल कमला और डेमोक्रेट्स करते नज़र आ रहे हैं वो ये कि ट्रंप अमेरिकन का एक बैड इमेज दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। ट्रंप डरा रहे हैं, डरा धमका कर वोट लेना चाहते हैं। और इसी सूरत हाल के मद्देनज़र हम ये भी देखते रहे कि वहाँ पर ट्रंप ने एक जो चीज़ अपनाई जो हम सब देखते रहे, हम सब सीनियर्स हैं यहाँ पर, अरबाब भाई हमारे सामने जो बैठे हैं यहाँ पे, आदिल अब्बासी साहब, 2016 के इलेक्शन में भी हमने देखा कि ट्रंप ने एक जोशीला अंदाज अपनाया, एग्रेशन बहुत ज़्यादा उनमें था और अभी भी उसी जवाब में आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक वाक़या बताता हूँ। मैं जिस वक्त 2016 में मैं अमेरिका में ही था, मैं वेकेशंस पे गया हुआ था, ये कोई प्रॉब्ली जुलाई की बात। सो हम ये कार में एक अनाउंसमेंट हुई रेडियो के ऊपर कि जी ट्रंप जो हैं वो कैंडिडेट हैं और ये भी अब हॉट फेवरेट कैंडिडेट्स में आ गए। तो इनका नाम जिस वक्त इस तरह पे छोड़ा था, पीपल यूज्ड टू लाफ इन यूएसए कि यार ये वो बिजनेसमैन, वो एंकर, वो ऑथर, इस तरह की डिस्कशन होती थी। तो कोई जो कि 90s में और वहाँ पर एक डिस्कशन ये होती थी, मैं आपको बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग, लोग कहते थे यार शायद ये भी प्रेसिडेंट बन जाए।
सो वो शायद ये बेबी प्रेसिडेंट बन जाए। जब मैंने इलेक्शन देखा नवंबर का और फिर जो रिजल्ट्स देखे और जो वो शायद वो जब बन गए, यकीनन जब वो बन गए, तो उसके बाद बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं कि वो जो उनका एग्रेशन था वो उनकी प्रेसिडेंसी में भी नजर आया। आई एम वन ऑफ दोज फॉर्चुनेट जर्नलिस्ट जिनको ट्रंप साहब से मुलाकात का भी मौका मिल चुका है। मैं 2019 में विद पीएम यूएस में था और वो हमने सारा इवेंट भी कवर किया, वो सारा विजिट कवर किया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। और मैं ये चाहता हूँ क्योंकि एहतशाम साहब हमारे सीनियर एनालिस्ट और मेरे तो वैसे इस लिहाज से भी सीनियर हैं कि करियर में भी हमने स्टार्ट लिया तो एहतशाम साहब जो है वो हमारे सीनियर्स में मौजूद होते थे। तो आप उनकी एक्सपीरियंस की रोशनी में ज़रा समझते हैं कि ये हमने देखा कि 90s के डेकेड में 2000 में दो दफ़ा प्रेसिडेंट्स रिपीट हुए, ओबामा 2 दफ़ा बने, बुश 2 दफ़ा बने, लेकिन उसके बाद 2 दफ़ा नहीं बन सके। तो एहतशाम साहब आप क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? पहले तो ओवरऑल ज़रा हमें इलेक्शन की पिक्चर दें ना, आपके अभी अब तक आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, और फिर हम बात करते हैं कि ट्रंप हो या कमाला हैरिस, हम पर क्या फ़र्क पड़ना है? देखिए 2-3 चीज़ें आधे बड़ी इंपॉर्टेंट है अभी जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे। देखें ना, एक पॉपुलर पॉलिटिक्स है, पावर पॉलिटिक्स है, ये सारी दुनिया में चलती है और जिस तरह पाकिस्तान में इस तरह बाहर भी होता है। लेकिन मेरे लिए, मैं एक अगर लाइटर नोट से बात शुरू करूं तो आजकल जो आदिल जमहूरियत का वहाँ पे हाल है, मुझे लगता है कि अमेरिकी सियासत ये चाहती है कि बड़ा होकर पाकिस्तानी सियासत बन जाए, वो जो वहाँ पे हालात हो चुके हैं इस वक्त। वो बेसिकली मैं इससे भी ज़्यादा लाइटर नोट पे ले जाता हूँ। वो आप कहना चाह रहे हैं जो रक्षों के पीछे लिखा हुआ होता है कि मैं बड़ा होकर जो है ये बनूंगा वो बनूंगा, समथिंग लाइक मैं ट्रक बनूंगा बड़ा होकर। लेकिन अब जिस तरीके, हाँ, ये पिछले 2 इलेक्शनों ने बिल्कुल ये साबित कर दिया है कि अमेरिका में बिल्कुल डायनामिक्स पॉलिटिक्स की इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से, इंटरनल हवालों से बिल्कुल बदल चुकी हैं। लेकिन अभी देखें, जो सबसे ज़्यादा जिस बात पे परेशानी का इज़हार किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि चलें हार जीत तो किसी की भी होनी हो जाएगी। जी जी। सवाल ये किया जा रहा है कि जी क्या इस इलेक्शन के बाद अमेरिका में स्टेबिलिटी आ जाएगी? एक अरसे से आदिल हम रो रहे हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी ख़ास तौर पे 2-2.5 सालों से नहीं है। अब ये अमेरिका में सवाल हो रहा है। अब देखें, एक तरफ आलम यह है कि बवांगे धोल ट्रंप साहब कहते हैं कि मैं अगर इलेक्शन जीत जाता हूं तो मैं इलेक्शन को मानूंगा और हार जाता हूं तो मैं नहीं मानूंगा, मैं चैलेंज करूंगा। और चैलेंज के साथ साथ ख़तरात ये हैं, जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि वायलेंस होगा, ये रिसरेक्शन जिसको क़यामत कहते हैं, ये आपने 6 जनवरी 2021 में देखी थी कैपिटल हिल पे। वो कहते हैं दोबारा भी रिपीट हो सकती है। तो अब ये अमेरिका में पूरी दुनिया जो है ना उसको देख रही है। और वैसे भी कहते हैं कि अमेरिका को छींक आती है तो पूरी दुनिया को ज़ुकाम हो जाता है। तो अब सूरत हाल है कि किस तरह कौन इफ़ेक्ट करेगा, ये अपनी जगह पे बात है। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है कि इस वक्त इस्तराब का आलम है, नौजवान बेयकीनी का शिकार हैं। ट्रंप ने आने के बाद जो तसुबात और नस्ल परस्ती और वाइट वोट और जो ये काम शुरू किए, उससे बिल्कुल अमेरिका की जिसको कहते हैं पॉलिटिकल डायनामिक्स बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो गई। अब सवाल ये है कि इसके बाद अब जो हो रहा है इलेक्शन में, तो देखें अब सुबह से बल्कि कई दिनों से बात कर रहे हैं, सारी दुनिया ये बात कर रही है कि इलेक्शन रिज़ल्ट क्या होंगे, कौन जीतेगा, क्या हो गया, पॉलिसीज़ क्या होगी। फिर यही बात आती है कि जी पॉलिसीज़ क्या, अमेरिका का सदर तो बदलता है, पॉलिसीज़ नहीं बदलती। वो 250 साल की अमेरिका की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो अपनी बात मनवाती है। ओवर द ईयर जो अब पूरी दुनिया में तब्दीली आई है, वो जंगों के हवाले से हो, आप इक़्तिसादी हवालों से हो, पॉलिटिक्स के हवाले से हो, वो ये है कि वो एक ज़माना था जब कहा जाता था कि स्टेट डिपार्टमेंट और प्रेसिडेंट हाउस बड़े मजबूत होते हैं। अब इन दोनों पे CIA और पेंटागन जो है ना वो मजबूत हो चुके हैं, वो अपनी बात बनवाते हैं। यानी ओबामा जैसा आदमी जिसके बारे में कहा जाता है कि बड़ा इंटेलेक्चुअल हैं, और आपने देखा कि थ्रू आउट वो अपने कैंपेन के दौरान ये कहते रहे कि मैं जब आऊँगा तो मैं अफगानिस्तान की जंग बंद करूंगा। फिर आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि 3 दफ़ा उन्होंने फ़ौजें भेजी, एक दफ़ा 8,000, एक दफ़ा 8,500, 9,000, एक दफ़ा 11,000 फ़ौजें भेजी। तो देखें अब ये जब सूरत हाल हो जाए तो आप कुछ भी तवक्को नहीं कर सकते कि क्या होगा। शाम साहब, बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट आपने वैसे रेज किया है, लेकिन इस वक्त जो है वो हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं को सुहेल मिर्ज़ा साहब डेलस से, तो ज़रा उनसे पूछ लेते हैं पहले कि वो हमें वहाँ से क्या बता रहे हैं, वहाँ क्या हलचल है। डिस्कशन दोबारा कंटिन्यू करते हैं ये। जी सुहेल साहब, आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या हो रहा है, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ पे? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ ईस्ट प्लानो के इस्लामिक सेंटर पे, और मैं तकरीबन 3-4 पोलिंग स्टेशन का दौरा कर चुका हूँ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो है वो इस्लामिक कंट्रीज़ के जो लीडरान हैं उन्होंने यहाँ पर तमाम मसाजिद को जो है वो पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिलवाया है। तो क्योंकि कल इत्तेफाक से बारिश हुई है डैलस पे रात को, और सुबह भी काफ़ी बारिश हुई है और मौसम काफ़ी सर्द हो गया था, तो सुबह के वक्त तो तकरीबन टर्नआउट कम रहा है। और अब लोग जो है वो निकले हैं, कुछ
वोट करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये तादाद बढ़ती रहेगी। और लोग तकरीबन, अब क्योंकि अर्ली वोटिंग हो चुकी है, पहले ज़्यादातर लोग जो, जैसा आपको पता है कि 7 करोड़ से ज़्यादा अफराद जो है वो अर्ली वोटिंग में अपना वोट इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो सेंटर पर जो है वो आ रही है अपने हक के राय इस्तेमाल करने के लिए, और मुख्तलिफ किस्म के लोग मुख्तलिफ पार्टी को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। जनरली मैंने कुछ लोगों से बात की है, तो जैसे कि आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली दोनों तरफ से मायूसी है, डेमोक्रेट्स की तरफ से भी और रिपब्लिकन की तरफ से भी। तो कुछ लोगों का जो है वो रुझान जो है वो जिलस्टाइन की तरफ है। वो यही कह रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम जो है वो, क्योंकि ये इत्तेफाक ऐसा है कि दोनों जो पार्टी हैं, बड़ी वाली पार्टी हैं, वो बहुत कम मार्जिन से जीतती हैं या लूज करती हैं। तो अगर मुसलमानों का वोट उनकी तरफ नहीं जाएगा तो यकीनन उनको अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा कि अगर हम मुसलमानों के साथ सही सलूक करते हैं। तो सुहेल साहब, वैसे मुझे बताएं, आप टर्नआउट किस तरह का देख रहे हैं? मतलब लाइक जिस तरह लोग टर्नआउट ये है, इस वक्त टर्नआउट की ये पोजीशन है कि टर्नआउट जो है वो वैसे तो सुबह तो कम था, लेकिन इस वक्त लोग निकले हैं और तकरीबन वोटिंग कर रहे हैं। फिर भी वो अभी रश देखने में नहीं आया। उम्मीद ये की और डैलस में इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? डैलस में इस वक्त टाइम है तकरीबन 12:30 बजने वाले हैं, दोपहर के 12:30 बजने वाले हैं। और लंच टाइम, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर लंच टाइम होता है दफ्तरों में, तो लोग दफ्तरों से आएंगे वोट करने के लिए, या स्कूल जो है वो ऑफ होंगे, जैसे यहाँ पर इस्लामिक स्कूल चल रहे हैं, तो लोग आते हैं। मतलब ये जो जिस तरह से भी आ रहा है अपने तौर पे जो है वोट कर रहा है, क्योंकि ये इस्लामिक सेंटर से मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिल्कुल मिर्जा साहब, सॉरी टू कट यू ऑफ, इनको जो है वोटिंग का दर्जा दिया गया है। आपसे एक और सवाल पूछेंगे। आपने बात की कि किस तरीके से मसाजिद को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिलाया गया है, क्या आप हमें थोड़ा आगाह कर सकते हैं कि टेक्सास असल में मोस्टली जो है वो रेड स्टेट है, और वहाँ पे अभी रिसेंटली हमने देखा है कि मिशिगन में भी काफ़ी ज़्यादा मुसलमानों ने ट्रंप के लिए अपना सपोर्ट डिक्लेयर किया है। तो क्या टेक्सास में भी, डैलस में भी आपको इस तरह की चीज़ें दिखने को मिली हैं कि क्या मुसलमान कंसिस्टेंटली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ राग़िब हो रहे हैं? जी, ऐसा है कि मैंने आज आपसे अर्ज किया ना कि मुख्तलिफ किस्म की आरा है लोगों की। बिल्कुल लोग ट्रंप की तरफ भी मुतवज्जह हैं, और मैंने इससे पहले बोल के नाजरीन को या बोल में जितनी भी रिपोर्टिंग की है, उसमें से अक्सरियत जो है वो पाकिस्तानियों की और मुसलमानों की जो है, उन्होंने यही बोला है कि हम जो है वो इस दफ़ा जो है वो ट्रंप को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ट्रंप जो है वो पिछली दफ़ा जब है इकॉनमी लिहाज से क्योंकि जिस वक्त पिछली दफा जब ट्रंप की पॉलिसी थी तो वो इकोनॉमी के लिए बेहतरीन थी, तो ज्यादातर बिजनेस कम्युनिटी जो है वो तो अच्छा, मुझे ये बताइए, जो आप कह रहे हैं कि ये जो सारी मसाजिद हैं इनको यहाँ पर वोट कास्ट हो रहे हैं, तो ये कम्युनिटी सेंटर के तौर पे भी तो वैसे वहाँ मसाजिद इस्तेमाल होती हैं, तो ये वोटिंग के लिए क्या हो रहा है वहाँ पर? जी हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है। वोटिंग के लिए ये हमारी एक तंजीम है एपी पैक, उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर लगाया, और उसके अलावा जो जितने भी तंजीमें हैं यहाँ पे डैलस की लोकल तंजीमें जो इस्लामिक सेंटर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, उन्होंने जाके मीटिंग्स की मेयर्स के साथ, डैलस के जो एक्चुअल मेयर हैं, उसके अलावा जो है वो जो आपके इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं उनके साथ जाके मीटिंग्स की और उनको सारा विजिट करवाया, उनको तमाम सहूलतें बताई। तो इसकी वजह से आज दफ़ा ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि डैलस में तकरीबन तमाम बड़ी मसाजिद को जो है वो पोलिंग स्टेशन का दर्जा दे दिया गया है। राइट, थैंक यू सोहेल साहब। रिपोर्ट कर रहे थे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट डैलस से, और बता रहे हैं कि मसाजिद के अंदर जो है वो वोट्स कास्ट किए जा रहे हैं, वहाँ सारे कम्युनिटी सेंटर के तौर पर भी मसाजिद इस्तेमाल होती हैं, और वोटिंग का ये कह रहे हैं कि फ़र्स्ट टाइम है, वेरी इंटरेस्टिंग कि इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो वैसे टू बी ऑनेस्ट मैं ऑन स्क्रीन भी ये बता दूं, मुझे प्रेसिडेंट ओबामा फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे अमेरिकन, वो उनकी पर्सनालिटी बहुत पसंद है। रीजन में जो उनकी पॉलिसीज थी उससे इख्तिलाफ किया है, लेकिन मुझे उनका वो मैं भी समझता हूँ, जिस तरह शाम साहब ने कहा, वो वाकई इंटेलेक्चुअल हैं और बड़े सुलझे हुए प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प कमेंट किया है इस सूरत हाल पर। उन्होंने कहा है कि क्या जो ट्रैवल बैन लगा रहा है मुसलमानों पर, क्या वोट कास्ट करेंगे मुसलमान? उन्हें जाहिर है ये ट्रंप की तरफ उनका इशारा था। तो बड़ी स्मार्टनेस के साथ, बड़ी इंटेलिजेंस के साथ वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, और हेल्दी डेमोक्रेसी के अंदर इसी किस्म का क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाते हैं, डज अटैक अपने ओपोनेंट के ऊपर, और उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्हें लाइक भी करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे जो एंकर्स स्टूडियोज में मौजूद हैं सबसे ज़रा पूछेंगे कि इनका इलेक्शन के ऊपर क्या होमवर्क है और क्या ये हमें इस पर बताएंगे।
नाज़रीन, वेलकम बैक टू यूएस इलेक्शन ट्रांसमिशन। और हमने आपको बताया अभी बेसिकली कि इलेक्शन में होता क्या है, किस तरह से होता है, क्या तवक्कात है हमारी। अब हम चलते हैं मुइज़ रहमान की तरफ, वो हमें बताएंगे व्हाट ही थिंक्स आर द मेन इशूज़ फॉर दिस इलेक्शन। थैंक यू सो मच। पहले तो तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम एंड इट इज़ एन ऑनर टू सिट विद सच एन एस्टीम पैनल। देखें, ये जो यूएस इलेक्शन है ये बहुत जैसे सब ने जिक्र किया कि बहुत पोलराइज्ड इलेक्शन है और इसमें एक्चुअली जो जैसे फॉरेन पॉलिसी पे तो काफ़ी पाकिस्तान में कवर किया गया कि वो पिनिकल है इस यूएस इलेक्शन के हवाले से, बट जो अमेरिका के जो अंदरूनी मामलात हैं जिनकी वजह से पोलराइजेशन इज़ थ्रू द रूफ, वो एक इसका बहुत मेजर फैक्टर है जो कि पोलराइजेशन की जो बुनियाद रखी गई दोनों साइड्स पे। एक तो है रो वर्सेस वेड, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था अगेंस्ट अबॉर्शन, जो कि उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद ही आप समझे कि डोनाल्ड ट्रंप ने रखी थी जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पोजिशन कम्प्लीटली चेंज की। एक ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो एंटी जो बाइडन सेंटिमेंट रहा पिछले 4 सालों में, चाहे वो इकोनॉमी के हवाले से रहे था या उनकी अपनी खारजा मामलात से था, या तो ये 2 फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे ये डोमेस्टिकली भी ये इलेक्शन जिस पे जो है ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मोइज़। अब आदिल, व्हाई डोंट यू आस्क जी, अब अरबाब आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है सिलेक्शन पर और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ज़रा आप स्विंग स्टेट्स का जो इस वक्त एक फैक्टर है, ज़ाहिर फैसला तो स्विंग स्टेट्स के इलेक्टोरल कॉलेज से ही होना है। यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इन 7 स्टेट्स में जो एक एज ग्रुप है 45 प्लस का, वो हम देख रहे हैं उसकी परसेंटेज 64-65 प्लस है। तो जो ये इस एज ग्रुप को अब ज़्यादा क्या अट्रैक्ट करेगा, वो डोनाल्ड ट्रंप की एक मैच्योर पर्सनालिटी तो नहीं कहा जा सकता, वो एक बड़ी अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी है, लेकिन वो एक मैच्योर मैन, एक एक्सपीरियंस मैन को वो वोट देना ज़्यादा पसंद करेंगे, या फिर वो एक तारीख रकम कर देंगे कि वो कमला हैरिस की सूरत में पहली खातून सदर को लेके आए। तो क्या ये एज फैक्टर में इस पर आप लोगों की भी राय, एहतिशाम साहब की खासतौर पर राय जानना चाहता है कि ये एज फैक्टर कितना मैटर करता है, यानी यूथ का वोट वहाँ पर बहुत कम है। आपको एहतिशाम साहब की एज देख के तो ख्याल नहीं आया? एहतिशाम साहब का तजुर्बा देख के मुझे ज़रूर ख्याल आ रहा है। तो ये शाम साहब, ये तो अरबाब ने सवाल भी पूछा है और साथ में थोड़ा सा कमेंट्री भी नहीं, आई डोंट वांट टू से फर्दर। दोनों ने आदिल मिलके चुटकी ली है, कोई बात नहीं, ले ले। देखिए, अगर वो यूथ का सवाल पूछते तो मेरी तरफ देखते, लेकिन उन्होंने पूछा है कि एज के फैक्टर में क्या होगा, तो आपकी तरफ चलेंगे। हालांकि आप यू आर स्टिल यंग, वही तो कह रहा हूं मैं, यू आर स्टिल यंग, नॉट ओनली हार्ड, वो तो इज वेरी फिट माशाल्लाह। शाह साहब वॉक्स 5 किलोमीटर अ डे। इस दफ़ा देखें, बुनियादी चीज़ इस वक्त ये है कि यूथ का वोट जिस तरह पाकिस्तान में बड़ा मैटर करता है ना, कहते हैं कि यूथ बल्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे अमेरिका में ये ख़ास तौर पे 2016 के इलेक्शन के बाद जब ट्रंप आए थे, उसके बाद से ना यूथ था जो बड़े वाइब्रेंट अंदाज में सामने आई ना। और इसमें आप क्रेडिट ज़रूर दें ट्रंप साहब को कि जिस तरह वाइट वोट वो लेके आए थे, क्लर्जी का वोट लेके आए थे, फिर वो सेम सेक्स मैरिज के ख़िलाफ़ और अबॉर्शन के ख़िलाफ़, और सारी ज़िंदगी जिस तरह उन पे ख़वातीन के तो बड़े इल्ज़ाम लगते हैं, लेकिन शराब कहते हैं वो कभी उन्होंने नहीं पी, उनके साथी भी कहते हैं, वो कई हवालों से वो मजहबी तौर पे वही जो प्रेसिडेंट बुश फॉर्मर जो है उनकी लाइन पे चलने वाले हैं, वो भी यही कहा करते थे। अब सवाल ये है कि जी क्या इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, अब मसला क्या हो गया, मसला यही हो गया जो पाकिस्तान में हुआ कि पाकिस्तान में अभी आपने देखा 26वीं आईनी तरमीम के जो हुकूमत के और उनके तादियों के वोट हैं उनकी कदर ख़त्म हो गई थी। मौलाना फजल रहमान के जो है ना 12 वोट 8 असम्बली के और 5 सेनेट के उनकी इंपॉर्टेंस हो गई थी। यही अब है कि वहाँ पे अब जो इमिग्रेंट्स हैं और मुसलमान वोट है ना, उनका बड़ा जिसको कहते हैं वज़न हो गया। सबसे ज़्यादा अब देख लें ये मुसलमान और नौजवान वहाँ पे मिशिगन में, सबसे ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे मिशिगन स्टेट में है। वहाँ से जो ख़बरें आ रही हैं वो तो बड़ा वाज़े तौर पे लग रहा है कि वहाँ पे भी बटे हुए हैं लोग। अब कुछ लोग इनके साथ हैं, ट्रंप के साथ हैं, पाकिस्तानी तो ख़ास तौर पे, बाकी जो हैं वो मिडिल ईस्ट के जो है ना वो सपोर्ट जो है ना वो किसी और को कर रहे हैं। इसमें आप देख लें वो जो ग्रीन पार्टी की आ गई हैं जिल स्टैन, वो देख लें वो एक आउट ऑफ नो वेयर आई हैं और जिस तरह वोट ले रही हैं, कहा जा रहा है कि वो ख़राब करेंगी, इलेक्शन नहीं जीतेंगी। लेकिन उनको देखें कि ग्रीन पार्टी जो आप देखें कि यूरोप में बड़ी मशहूर है 4 मुल्कों में, जर्मनी में, आयरलैंड में, स्पेन में, और वहाँ पे देखें क्या हो रहा है बेल्जियम में। वो उनको ये कह रहे हैं कि बीबी आप बैठ जाएं डेमोक्रेट्स के हक़ में और ये ट्रंप को हराने का वक्त आ गया, वरना सारी दुनिया जो इंस्टेबल हो जाएगी, इसलिए आप ये ना काम करें। लेकिन वो लड़ रही हैं इलेक्शन, और जिस तरीके से वो गज़ा की बात कर रही हैं, यूक्रेन की बात कर रही हैं, तो नौजवान वोटर जिनका आप जिक्र कर रही हैं, मुसलमान वोट है, उनको बड़ी तेज़ी के साथ अटैक कर रही हैं।
लेकिन मेरा ख्याल है जो इस सारे मामले में हम जिस अंदाज से इस सारे इलेक्शन को देख रहे हैं, उसमें जो मुझे लगता है अपने तौर पे जो अब इसके बाद क्या होगा, आउटकम होने के बाद सूरत हाल किस तरफ जाएगी, देखें सारी दुनिया इस तरह इसको देख रही है। अब ये जिस तरह ट्रंप साहब ने एक कहना शुरू कर दिया कि जी मेरा एजेंडा इक़्तिसादियात का है, मैं जंगों पे मैंने ये ओवर $1 ट्रिलियन जो खर्च किया गया अफ़गानिस्तान पे और इराक़ पे, मैं आई एम गोइंग द लास्ट वन टू स्पेंड। इनफैक्ट यूक्रेन में वो इंटरेस्टेड नहीं है। मैं क्यों करूँगा? वो कहते हैं यूरोप अपना बर्डन खुद संभाले, अपनी जो मिलिट्री की स्ट्रेंथ है वो बढ़ाए, यूएस क्यों इतनी स्पेंडिंग करे उसके ऊपर, नेटो। हाँ जी, देखें अब इसमें अरीबा जो मसला है जो ट्रंप के जीतने पे जो कहा जा रहा है कि वो जीत के आते हैं तो वो जो बदला लेने का उनका मूड है, जो जिस तरीके से वो आ रहे हैं, और जो उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कह दिया कि जी मैं आके ये 423 लोग जिनको इंसरेक्शन, ये जो आपने देखा कि 6 जनवरी 2021 पेंटागन ये इस पे कैपिटल हिल पे जो हमला हुआ था, वो कहते हैं मैं सबको माफ़ कर दूंगा। और उनके ऊपर भी आप देख लें केसेस हैं, वो अगर कहा जा रहा है कि वो हार गए तो सीधा जेल में जाएंगे, तो वहाँ पे उनके जो लगाए हुए 3 सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं उन्होंने उनको बचा लिया, वरना तो सीधा न्यूयॉर्क की अदालत के फैसले के मुताबिक। अच्छा शाम साहब, ये मिशिगन का आपने जिक्र किया, वैसे 2016 में तो वो ट्रंप ने जीता था, फिर 2020 में वो जो बाइडेन ने जीता, लेकिन जाहिर है वुमेन वोट भी मैटर करेगा। जाहिर है एक अजीब ट्रिकी सी सिचुएशन है वैसे, ये प्रिडिक्ट नहीं। देखिए वुमेन वोट का जो है ना फ़ायदा कमला हैरिस को होगा। आदिल देखिए जिस तरीके से इन्होंने, आपको याद है 2-2.5 वीक पहले की बात है, इन्होंने बड़े गलत अंदाज में, गंदे अंदाज में कमला हैरिस पे क्रिटिसिज्म किया था, और फिर वो इनडायरेक्ट खवातीन पे भी बात हुई। बाद में सॉरी करके इन्होंने वापस तो लिया, लेकिन बाय दैट टाइम डैमेज हैड बीन डन। ट्रंप की हिस्ट्री है सर, वो खवातीन पर जो है वो इस तरह के कमेंट्स पास करते रहे और वो बड़े ब्लंट हैं इस मामले में। बिल्कुल, और जून 2022 में आपको पता है बात आदिल आती है, बार जो बात आती है, वो कहते हैं, हाँ वो जो लोग कहते हैं कि जी ये जो शख्स अपनी 3 बीवियों के साथ गुजारा नहीं कर सका, तीनों के साथ उसकी अलहदगी हुई है, वो इस मुल्क को कैसे चलाएगा। वो मिलेनिया चौथी बीवी है, वो कहते हैं उससे भी ताल्लुकात उनके अच्छे नहीं। देखिए ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, रियो और वेड वाला केस जो आपको याद होगा 1973 में हुआ था, और ये 2 लोग थे, वो कहा जाता है ये प्रॉक्सी थे, रियो किसी की प्रॉक्सी थे, वेड किसी की थे, ये केस लेके चले गए थे। आप देख लें अमेरिका की तारीख बताती है कि वो हमेशा से वहाँ पे अबॉर्शन पे पाबंदी थी, लेकिन ये 1973 में ये उन्होंने कहा इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, 8/7 से ये फैसला आया था, और उन्होंने कहा कि नहीं जी ये वुमेन राइट्स के ख़िलाफ़ है। फिर ये 2022 में ओवरटर्न हुआ, और फिर इसको जब लेके गए लोग, और कहा जाता है आफ्टर 50 ईयर्स 3-4 बड़े कारोबारी लोग थे, हाँ जी 50 साल के बाद, और कहा जा रहा है कि उसमें इनका ट्रंप का भी हिस्सा था। ट्रंप तो ओपनली कहते हैं, वो खुद क्रेडिट लेते कि मैंने किया था, जाहिर सी बात है। सर वो तो यहाँ तक कहते हैं ना, आई वांट टू कंट्रैक्ट द वुमेन ऑफ माय कंट्री, आई वांट टू प्रोटेक्ट द वुमेन ऑफ माय कंट्री वेदर दे लाइक इट और नॉट। और ये भी बड़ा डिसलाइक किया गया था, क्योंकि जाहिर है ये तो जिस जेंडर का फैसला होना चाहिए या जिस जेंडर के ऊपर वो होना चाहिए, वो बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ये बड़ा इन अ वे ट्रिकी है कि एक पार्टी एक सेगमेंट को पकड़ के क्रिटिसिज्म करती है तो दूसरी पार्टी दूसरी को। अब अमेरिका में इश्यूज बहुत आ गए, जैसे माजी में शायद इतने इश्यूज एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते थे, ऑल्दो वहाँ बड़ी ज़बरदस्त डिबेट होती है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के दरमियान, और बड़ी हेल्दी डिबेट होती है, बड़े होमवर्क के साथ डिबेट होती है, लेकिन अब तो उनके पास इश्यूज बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन ट्रिकी सी सिचुएशन है, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी में खुल के नहीं खेल पा रही अपने इंटरनल इश्यूज़ पर ही, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी पे इस वक्त इकॉनमी है, ट्रंप के तो इमिग्रेशन भी है। बड़ा मैं देख रहा था अभी CNN ने भी वो रिपोर्ट किया, बड़ा कमेंट इस तरह ट्रंप ने किया है, और CNN कह रहा है कि ट्रंप डिस्क्राइब्स US एज एन ऑक्यूपाइड कंट्री इन डार्क क्लोजिंग मैसेज फोकस्ड ऑन इमिग्रेशन। सो वो जो इमिग्रेशन वाला मामला है, लास्ट मैसेज भी उन्होंने इमिग्रेशन के ऊपर ही करने की कोशिश की, और ये पहले भी किया, लेकिन हो नहीं सका था। देखिए बात ये आदिल के, इन्होंने, आपको याद है कि जब ये 2016 में इलेक्शन जीत के आए थे, इन्होंने इमिग्रेशन के हवाले से आते ही 7 इस्लामी मुल्कों पे पाबंदी लगा दी थी कि वहाँ से कोई शख्स जो है ना वो अमेरिका में नहीं आएगा, चाहे विज़िट पे आना हो, चाहे किसी तरह भी आना हो। लेकिन आपने देखा कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था, लोग चले गए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले को रद्द किया, उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, ये नहीं हो सकता, अमेरिका एक आज़ाद मुल्क है, जो एलिजिबल लोग हैं वो आएंगे। वैसे भी नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स कहा जाता है, सारी दुनिया के लोग, आयरलैंड, हंगरी, पूरे यूरोप से वहाँ पे लोग गए हुए हैं, तो वो कबूल करते हैं, आज भी लोगों को कबूल करते हैं, ख़ास तौर पे नौजवानों को, ज़हीन लोगों को अकोमोडेट करते हैं कि आएँ।
आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आप गए होंगे, मैं भी गया हूँ वहाँ पे। तो जिस तरीके से वो नौजवानों की तरबियत करते हैं, तैयार करते हैं अगले जो सियासत में आने के लिए। लेकिन अब ये पिछले 6 सालों में जो एकदम से काया पलट गई ना अमेरिका में, अब वो लोग कहते हैं कि जो आप 1788 में ये एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया था। अब हम चलेंगे नाजरीन एक पैकेज की तरफ जो मुइज़ रहमान ने तैयार किया है, और वो आपको बताएंगे कि कौन कौन से पाथ्स ऑफ विक्ट्री हैं पॉसिबल फॉर कमाला एंड ट्रम्प बोथ। हमने आपको अपनी पूरी ट्रांसमिशन में तज्ज़िये और तबसरे तो बहुत बताए हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि जो अमेरिका की टोटल 50 रियासतें हैं उनके जो पॉसिबल सिनेरियोज हैं कि कौन सी रियासतें जीत कर जो वाइट हाउस का मकीन है वो कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप बन सकते हैं। टोटल 538 सीट्स का इलेक्टोरल कॉलेज है और उसमें से 270 तक पहुंचना ज़रूरी है। तो क्योंकि कमला हैरिस जो है वो इस वक्त अमेरिका की नायब सदर भी हैं, तो पहले हम उनके हवाले से नज़र डालते हैं कि हम किस तरह वो 270 की जो गोल्डन मैजिक फिगर है वहाँ तक पहुँच सकती हैं। आपको मेरे अकब में स्क्रीन नज़र आ रही होगी जहाँ आप देख सकते हैं कि जो ब्लू स्टेट्स हैं वो स्टेट्स हैं जो कि डेमोक्रेट्स के हवाले से जो कमला हैरिस की जो जमात है वो उनके हवाले से सेफ़ हैं। और आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी जो करंट मंजरनामा है उस पर तकरीबन डेमोक्रेट्स की 226 नशिस्तें ऐसी हैं जिनको तकरीबन डेमोक्रेट्स की तरफ जाते हुए देखा जा सकता है। उसके बरक्स जो मेरे अकब में जो रेड स्टेट्स हैं, जो लाल रंग में जो स्टेट्स हैं वो स्टेट्स हैं जो कि रिपब्लिकन पार्टी के लिए वहाँ पे उनको फेवरेट करार दिया जा रहा है और वो तकरीबन 230 नशिस्तें हैं इस वक्त। और आपको मेरे जो अकब में जो स्क्रीन है उस पर 6 रियासतें ऐसी हैं जो कि बेसिकली अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का विनर डिसाइड करेंगी और उन पे बहुत ज़्यादा दारोमदार है और पूरी दुनिया की भी नज़रें हैं। उनको कहा जाता है स्विंग स्टेट्स, अगरचे 7 हैं लेकिन उनमें से एक को कहा जा रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के पास सेफली जा रही है, विच इज़ एरिज़ोना, जिसके कुल 11 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं। तो पहले हम नज़र डालते हैं कि कमला हैरिस कौन सी सिनेरियो से बेसिकली कौन सी रियासतें जीत कर वो 270 का मैजिक फिगर पार कर सकती हैं। तो पहले हम नज़र डालते हैं, मेरे पास इस वक्त मेरे पास भी स्क्रीन पे ये मैप मौजूद है और आप भी देख सकते हैं। पहले हम नज़र डालते हैं जो हमारे उल्टे हाथ पे नेवाडा, जिसकी टोटल 6 नशिस्तें हैं। अगर कमला हैरिस ये जीत जाती है नेवाडा स्टेट तो कमला हैरिस का जो टोटल टैली है वो 232 तक पहुंच जाएगा। इसके साथ अगर वो विस्कॉन्सिन और मिशिगन जीत जाती हैं तो उनका जो टैली है वो पहुंच जाएगा 257 तक। अब उनको तकरीबन 13 नशिस्तें चाहिए 270 के फिगर तक पहुंचने के लिए। इसलिए कमला हैरिस के लिए पेंसिल्वेनिया जीतना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ ऑन माई राइट, और वो इस वक्त सबसे बड़ी स्विंग स्टेट है और पिछले 2 इलेक्शंस में मोर और लेस पेंसिल्वेनिया ने ही डिसाइड किया कि कौन इलेक्शंस जीता था, चाहे वो 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो या 2020 में। तो अगर कमला हैरिस नेवाडा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया जीत जाती हैं तो वो 276 का नंबर पार कर लेंगी और वो अमेरिका की 47th प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएंगी। तो नाज़रीन, अब हमने आपको बताया कि कमला हैरिस के लिए पॉसिबल रूट क्या है। अब हम बात करते हैं उनके हरीफ और अमेरिका के 45वें सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप को बेसिकली अगर हम नज़र डालें तो उनको, और जहाँ पे उनके काफ़ी सिचुएशन बेहतर भी समझी जा रही है, वो है जॉर्जिया जहाँ पे 16 नशिस्तें हैं इलेक्टोरल कॉलेज की, और नॉर्थ कैरोलिना जहाँ की 16 हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के टैली को ले जाती हैं 262 तक, यानी 262 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स। और अगर डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया जीत जाते हैं कमला हैरिस, जो कि तकरीबन बराबर वहाँ चल रहा है मुकाबला, तो डोनाल्ड ट्रंप 281 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हासिल कर लेंगे और वो बाआसानी सदर मुंतखब हो जाएंगे। नाज़रीन, लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर इन केस डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया हार जाएं तो भी एक सूरत हाल ज़रूर है कि वो फिर भी वाइट हाउस के मकीन बन जाए, और वो ऐसे कि वो जो है मिशिगन या विस्कॉन्सिन में से कोई एक भी सीट जीत जाए नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया के साथ, और एरिज़ोना जहां वो ऑलरेडी फेवरेट हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप फिर भी 277 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हासिल कर लेंगे। तो कमला के लिए पेंसिल्वेनिया जीतना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक सूरत हाल ऐसी भी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया हार भी जाएं तो वो फिर भी वाइट हाउस के मकीन और अमेरिका के 47वें सदर बन सकते हैं। तो नाज़रीन, ये हमने आपको मंजरनामा बताया कि कौन सा उम्मीदवार कौन सी स्टेट्स जीत के पॉसिबल जो प्रोबेबिलिटी है वाइट हाउस तक पहुंच सकता है और अमेरिका के 47वें सदर के इंतखाबात जीत सकता है।
जी मुइज़ बता रहे थे मैप पे हमें कि किस स्टेट में क्या पोजीशन है और दोनों जो उम्मीदवार हैं उसमें कोई अगर जीतता है तो हारता है तो क्या पोजीशन होगी, वो मैप के थ्रू आपने अभी सारी वो डिटेल्स देखी। और नाजरीन हम सब साथ हैं, आपके साथ रहेंगे और यूएस इलेक्शन के बारे में आपको आगाह करते रहेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।